इस वक्त मैं मरकज़ जमात इस्लामी के एक कोविड रिलीफ टास्क फोर्स का जो कंट्रोल रूम है जो एक हफ़्ते पहले कायम हुआ था, मैं उसमें इस वक्त मौजूद हूँ। एक हफ़्ते पहले जिस दिन ये कायम हुआ था, अमीर जमात इस्लामी हिंद ने इसका इफ्तिताह किया था। कुछ ही देर के बाद हम यहाँ पहुँचे थे और हमने इसको रिपोर्ट किया था और उसको हिंदुस्तान भर में पहुँचाने की कोशिश की थी। उस वक्त हालात ये थे कि जहाँ कहीं से कोई लीड आ रही होती थी, लोगों को एक हौसला मिलता था। इसी के पेश नज़र हमने इसे रिपोर्ट किया और लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की। आज एक हफ़्ते के बाद हम दोबारा यहाँ हाजिर हुए हैं और ये जानने के लिए कि पिछले एक हफ्ते के अंदर इन्होंने क्या कुछ किया, कितने लोगों को रिलीफ पहुंचाने में कामयाब रहे, क्या दुश्वारियां रहीं, क्या आसानियां रहीं और क्या कुछ वे कर पा रहे हैं और आने वाले दिनों में इनका क्या प्लान है। मेरे साथ SIF इंडिया के जो मीडिया सेक्रेटरी हैं मुसअब काजी मेरे साथ मौजूद हैं। मैं मुसअब साहब से जानना चाहूँगा कि मुसअब साहब मुझे बताएं कि एक हफ्ते पहले जब आप इसे कायम किए थे उस वक्त की जो सिचुएशन थी क्या थी और उसमें आप कुछ क्या कर पाने में कामयाब रहे हैं। सिचुएशन तो ये कहना चाहिए कि अगर कोविड की हम बात कर रहे हैं तो वो तो लगभग वैसी है, बल्कि कहीं ना कहीं केसेस बढ़ ही रहे हैं। अलबत्ता हम जो चीज़ करने में कामयाब हुए हैं वो जो मुख्तलिफ लोगों के ज़रिए से जो इमदाद पूरे मुल्क में पहुंचाई जा रही है उसको किसी न किसी दर्जे में स्ट्रीमलाइन करने में कामयाब हुए हैं। हो ये रहा है कि सोशल मीडिया भरा पड़ा है हेल्पलाइन नंबर से और लोगों को जब ज़रूरत होती है तो वो परेशान हो जाते हैं, कहाँ पर फ़ोन लगाएं, कहाँ पर फ़ोन नहीं लगाएं, कहाँ पर ऑक्सीजन मिलेगा नहीं मिलेगा। तो हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि उनका कुछ ना कुछ दर्द-ए-सर और कुछ ना कुछ बोझ जो है वो ले लें, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आपके घर में कोई कोविड मरीज़ है तो आपके लिए एक एक लम्हा कीमती होता है। तो यहाँ पर हम लोग कोशिश इसी बात की कर रहे हैं कि लोगों को कम से कम मेहनत करना पड़े, कम से कम उनको अजियत हो और जहाँ कहीं भी कोई वेरीफाइड लीड अगर मौजूद है तो हमारी जो टीम है वो अपने तौर पर कॉल्स वगैरह लगाकर लोगों को मुहैया कर दे। कितने ऐसे मरीजों को, कितने ऐसे परेशान हाल लोगों को अपने एक हफ्ते के अंदर तरह से कॉल अटेंड किया होगा? जी, तो पिछले एक हफ्ते में लगभग 3000 के करीब रिक्वेस्ट आई है। ये रिक्वेस्ट फ़ोन कॉल्स के ज़रिए से भी आई है और सोशल मीडिया के ज़रिए से भी आई है और ख़ुद हमारे जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनके ज़रिए से भी आई है। इसमें से लगभग आप समझिए कि 1500 के करीब ऐसे लोग हैं जिनको हम रिस्पॉन्ड कर पाए हैं और जिसमें से लगभग 1000 के करीब ऐसे लोग हैं जिनको वेरीफाइड लीड पहुंचा दी गई है। यानी अगर उनको फॉर एग्जांपल ICU बेड की रिक्वायरमेंट थी तो उनको बता दिया गया है कि यहाँ पर ICU बेड वेरीफाइड अवेलेबल है इस वक्त में और आप जाकर उसको अवेल कर सकते हैं। एक और चीज़ जो है पिछले एक हफ्ते में जो ऐड हो गई है वो ये कि ग्राउंड लेवल पर, रियासती लेवल पर, जोनल लेवल पर SIO की कोविड रिलीफ टास्क फोर्स की टीमें बन गई है और वो हमको यहाँ पर इस कंट्रोल रूम को असिस्ट कर रही हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर तेलंगाना से, हैदराबाद से कोई रिक्वेस्ट आती है तो अब अक्सर ये होता है कि हम खुद उसको वेरीफाई करने की बजाय जो हमारी तेलंगाना की टीम है उसके हवाले कर देते हैं। वो अपने तौर पर वेरीफाई करते हैं और फिर पेशेंट की रहनुमाई करते हैं। तो इससे काम में कुछ ना कुछ तेज़ी ज़रूर आई है। अलावा ये भी हुआ है कि अब खुद तेलंगाना वालों ने अपनी एक हेल्पलाइन नंबर शुरू कर दिया है, तो जिसकी वजह से जो बड़ा वॉल्यूम था तेलंगाना से वो वही लोग एड्रेस कर रहे हैं। सिमिलरली जमात इस्लामी हिंद वेस्ट बंगाल और SIO वेस्ट बंगाल के इश्तराक से एक वेबसाइट भी कायम की गई है, तो उसके ज़रिए से जो बंगाल के केसेस हैं वो अब बड़ी हद तक के वही लोग हैंडल कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में ये हमारी उम्मीद है कि इसी तरीके से ये जो मॉडल है ये पूरे इंडिया लेवल पर रेप्लिकेट होगा इंशाल्लाह। अभी जो है जो दुश्वारियां रही हैं इस पूरे हफ्ते के अंदर और कौन से ऐसे मतलब स्टेट अगर मैं पूछूं तो कहां पर ऐसी ज़्यादा दुश्वारी आपको नजर आई जिन केसेस को आपको हैंडल करने में ज़्यादा परेशानी हो रही है? खासतौर से दिल्ली में आप बैठे हुए, दिल्ली के हवाले से सबसे ज़्यादा मसला क्या है? जी, तो ये बात तो बिल्कुल आपने सही फरमाया कि प्राइमरीली 2 स्टेट्स हैं जहां के केसेस को हैंडल करने में हमको दुश्वारियां हो रही है। एक है दिल्ली और दूसरा है यूपी। और यूपी में बतौर ख़ास जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का इलाका है यहाँ से केसेस भी काफ़ी आ रहे हैं और वहाँ पर वेरीफाइड लीड्स भी जो है बहुत मुश्किल से मिल रही है। और वो चीज़ अंडरस्टैंडेबल है कि जाहिर सी बात है अगर वहाँ पर रिसोर्सेज कम होंगे तो लोग ज़्यादा डेस्परेट होंगे और ज़्यादा डेस्परेट होते हैं तो फिर वो कॉल्स करते हैं। मैं यहाँ आपको रोकूंगा कि उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला लगातार कह रहे हैं, सोशल मीडिया पर आकर के कह रहे हैं कि हमारे यहाँ किसी तरह की ना दवाओं की कमी है ना ही ऑक्सीजन की कमी है। बार बार वो बता रहे हैं स्टेट को, आप बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा दुश्वारी पेश आ रही है। जी, हमारा तजुर्बा तो यही रहा है कि कॉल्स की भी बहुतात जो है वो उत्तर प्रदेश से है और साथ ही साथ लीड्स भी जो है काफ़ी मुश्किल से वहाँ पर जनरेट हो पा रही है कि कहाँ पर चीज़ों की अवेलेबिलिटी है और बेड्स की अवेलेबिलिटी है, ऑक्सीजन सिलेंडर की अवेलेबिलिटी है। तो उस सिलसिले में अगर वो मौजूद
मौजूद है तो कम से कम हमारी उस तक के रसाई नहीं हो पा रही है या फिर लोगों की उस तक के रसाई नहीं हो पा रही है। तो ये चीज़ बिल्कुल हमारे तजुर्बे के हिसाब से वाज़ेह है कि लोग वहाँ के बहुत परेशान हैं। आपके यहाँ जो 3000 जो केसेस आए उसमें सबसे ज़्यादा, मैं अगर कहूँ नंबर वाइज कि ऑक्सीजन के लिए, प्लाज्मा के लिए, बेड के लिए, अगर आप इसको इस तरह से कैटेगरी वाइज बताएं तो सबसे ज़्यादा केसेस किस तरह के थे? तो लगभग ऐसा समझ के चलिए कि आधे केसेस जो हैं वो ऑक्सीजन के होते हैं और जो बचे हुए आधे हैं उसमें से 2/3 केसेस आईसीयू बेड्स के होते हैं और फिर उसमें से बाकी जो बचे हुए केसेस हैं वो या तो प्लाज्मा के लिए होते हैं या फिर वो ड्रग्स जैसे रेमडेसिविर, टोसिलिजुमैब वगैरह उसके होते हैं। जैसे आप ये बोर्ड देख रहे हैं, यहाँ पर आप देखिए कि मुख्तलिफ रियासतों में जहाँ कहीं पर भी चीज़ों की अवेलेबिलिटी होती है रियल टाइम में, वो फौरी तौर पर उसका इंदराज यहाँ पर कर दिया जाता है और फिर लोगों को उसके बारे में बताया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर देखिए मेरठ है, मेरठ में जो है ऑक्सीजन गैस कहाँ पर अवेलेबल होगी तो वहां पर लिख दिया गया है और उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो ये वही उस सिलसिले की एक कड़ी है। और अब जैसे कि मैं कहा कि इसी को रेप्लिकेट करने का काम जो है अब रियासतों में शुरू हुआ है। कल रात में जो है हमारा जो मुंबई यूनिट है, मेरी उनसे बात हो रही थी, वहां पर भी लगभग 4-5 NGOs हैं जिन्होंने मिलकर इस किस्म की कोशिश शुरू किए हैं कि कहाँ से वेरीफाइड लीड्स अवेलेबल हैं उनको जमा किया जाए, एक जगह लाया जाए। मदद की लेवल से अगर आप देखें तो किस लेवल तक आप कामयाब हो पाए, लोगों को हिम्मत बताने की अगर बात करें तो कहाँ तक आप पहुँच पाए? जी, तो जैसा कि मैं कहा कि अगर हम लोगों ने 3000 कॉल्स रिसीव किए हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि बहुत सारे कॉल्स ऐसे हैं जो छूट गए हैं। तो एक इत्मीनान तो ये है कि कम से कम हम लोग इतने लोगों तक के पहुंच पाए हैं, उनका कुछ ना कुछ दर्द-सर हम लोग कम किए हैं। लेकिन साथ में एक खलिश ये भी है कि काश और भी इस चीज़ में जो है बेहतर काम हो, इसके अंदर में और भी ज़्यादा मुनज़्ज़म काम हो, और भी हैंड्स हमारे साथ में आए, और भी ज़्यादा वेरीफाइड लीड्स जो है हमको टाइम टू टाइम मिलती रहें ताकि हम लोगों तक के पहुंच सके। और सेकंड चीज़ हम लोग ये कोशिश करें कि जिस चीज़ में सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है वो है प्लाज्मा, क्योंकि प्लाज्मा डोनर्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं हैं। तो हम लोगों से गुजारिश भी ये कर रहे हैं कि हमने एक लिंक छोड़ रखी है, आप उस पर रजिस्टर कर सकते हैं कि जो लोग प्लाज्मा डोनेट करना चाहते हैं, कोविड से रिकवर हुए हैं अल्लाह के फजल से, तो वो अपने आप को एज ए प्लाज्मा डोनर रजिस्टर कर सकें। तो ये कुछ कुल मिलाकर तजुर्बा रहा है। जी बहुत शुक्रिया आपका। ये थे मुसअब कासिम जो हमें बता रहे थे कि हमने अपने तौर पर जितनी भी कोशिश की है उससे बहुत हद तक हम मुतमईन भी हैं, लेकिन उन तमाम लोगों के लिए जिनकी कोई मदद नहीं कर सके हैं उनके लिए उनकी खलिश भी है। जाहिर सी बात है कि एक बहुत बड़ा टास्क इस वक्त हिंदुस्तान के सामने है। पूरे हिंदुस्तान भर में इस तरह की जो सूरत हाल पैदा हुई है, ये एक तरह की आफत की पोजीशन है। इस पोजीशन से निपटने के लिए हर एक शहरी का अपना अपना हिस्सा जो कर सकता है उसे करना चाहिए। ये तमाम लोग, ये नौजवान इस वक्त यहाँ पर लगे हुए 24 घंटे यहाँ पर बैठ करके लीड ले रहे हैं, पहुँचा रहे हैं, जो भी मुमकिन हो सकता है और खिदमत करने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले दिनों में हम उम्मीद करते हैं कि और भी बेहतर सूरत हाल होगी। हम इसी उम्मीद के साथ आपको छोड़े जाते हैं। बहुत शुक्रिया।